हेलो डियर फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट को मैं स्वागत वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। गाइज आज का वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, जहां पे दोस्तों हम कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे और उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। दोस्तों यहां से आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा। जैसा कि मैं बताता हूं कि डिफरेंस जो होता है किसी दो के बीच में, वो डिफरेंस सिर्फ डिफरेंस ही दोस्तों नहीं रहता है, वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है संस्थागत नर्सिंग मतलब इंस्टीट्यूशन नर्सिंग और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दोनों में अंतर पूछ रहा है। अगर आपसे सीधा पूछ देगा कि लिखिए संस्थागत नर्सिंग क्या है, इसके बारे में लिखिए, समझाइए, तो आराम से आप इसके पॉइंट को लिख दीजिएगा तो उसके बारे में हो जाएगा। या सिर्फ पूछ देगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, तो आपको इसमें जितना पॉइंट है वो लिख देंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। दोनों में अंतर पूछ देगा तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में दोस्तों 10 नंबर में अंतर पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 सब्जेक्ट का देख चुके हैं और ये दोस्तों यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट और होगा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद डिफरेंस वाला दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब संस्थागत नर्सिंग और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों इसका आपको ए वाला नहीं लिखना है, इसको ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा दोनों लिख के अंतर लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्यस्थल है, रोगी की पहुँच है, प्रबंधन है, विशेषता है, ये सब कैसे किया जाएगा ये आपको देखना नहीं है, बस दोनों का अंतर देखना है। चलिए दोस्तों, ये संस्थागत नर्सिंग जो है, इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग जो है, ये मुख्यतः चिकित्सालय होता है, मतलब जो हॉस्पिटल होता है बड़ा बड़ा वो होता है ये संस्थागत नर्सिंग। जबकि ये होता है दोस्तों ये कम्युनिटी जो हेल्थ नर्सिंग होता है, ये समुदाय, क्लिनिक, स्कूल, मेला, घर, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि होता है। दोस्तों ये जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो होता है, ये दोस्तों समुदाय जो कम्युनिटी होता है समाज में, वहाँ पे क्लिनिकल होता स्थापित किया जाता है, स्कूल में हो सकता है, मेला, घर, ये केंद्र, इस सब में दोस्तों ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग हो सकता है। मतलब आप देखते होइएगा ये बेसिकली इसको टेम्पोरली मान सकते हैं कि कहीं भी इसको स्थापित किया जा सकता है। जबकि ये संस्थागत होता है तो ये कहीं खोला जाता है, भव्य तरीक़ा से हॉस्पिटल तैयार किया जाता है। तो यही है। उसके बाद बात किया जाए तो रोगी स्वयं या साथी के साथ चिकित्सालय में उपचार हेतु आता है, इसके लिए विशेष प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो तो ज़्यादातर लोग थोड़ी ना पूछते हैं कि हमें हॉस्पिटल में जाना है क्या करें। हाँ, इस चीज़ का सलाह लेते हैं कि कौन डॉक्टर कैसे है बताइए, लेकिन ये तो सलाह नहीं लेते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है तो बताइए कि हम कौन से हॉस्पिटल में जाएँ, डॉक्टर के बारे में पूछता है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर रोगी स्वयं और संबंधी के साथ में आराम से चले जाते हैं, इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं होता है हॉस्पिटल के लिए। जबकि ये जो कम्युनिटी हेल्थ होता है, रोगी को निदान फॉलोअप हेतु प्रेरित करना होता है, इसके लिए नर्स को रोगी को घर अथवा उसके कार्यस्थल तक जाना पड़ता है। दोस्तों ये जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य जो नर्सिंग होता है, यहाँ पे लोगों को अपने ओर खींचने के लिए यहाँ पे जो है नर्स को क्या होता है उसके घर तक जाना पड़ता है, लोगों के घर तक जाकर उसके बारे में बताया जाता है, किसके बारे में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। फिर वहाँ से लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। जबकि एक हॉस्पिटल के लिए ज़्यादातर चीज़ें ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ पर लोग सीधा दिखाने चले जाते हैं किसी हॉस्पिटल में। उसके बाद है दोस्तों तीसरा है पॉइंट कि प्रबंधन तथा उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु अन्य सभी स्टाफ का सहयोग प्राप्त होता है। आप दोस्तों जानते हैं कि हॉस्पिटल में कोई भी मैनेजमेंट का काम हो या कोई भी उत्तरदायित्व का काम होता है तो उसके लिए स्टाफ होता है हॉस्पिटल में। जबकि यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में स्वास्थ्य सेवाएँ देने के साथ नर्स को प्रबंधन की अधिकांश उत्तरदायित्व संभालना होता है। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में होता क्या है कि वहाँ पे सभी चीज़ों को मैनेजमेंट करने का, उत्तरदायित्व संभालने का नर्स के हाथ में जिम्मा होता है, जबकि हॉस्पिटल में सभी चीज़ों के लिए अलग अलग स्टाफ होते हैं। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों है संस्थागत नर्स जो है, नर्सिंग अस्पताल में चिकित्सक विज्ञान की एक शाखा विशेष में परंपरागत हो सकता है तथा उसे अपने विशेषज्ञ क्षेत्र में कार्य की सुविधा प्राप्त हो सकती है। देखिए दोस्तों इसका मतलब हुआ कि जो हॉस्पिटल है जहाँ संस्थागत जिसको नर्स इंस्टीट्यूशनल जो नर्सिंग है, वहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर जो नर्स होती है यहाँ पे किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकती है। जैसे ईएनटी हो गया, नाक गला होता है वो हो गया, या हो सकता है मेडिसिन डिपार्टमेंट है, या सर्जिकल है, या दोस्तों गाइनकोलॉजी है। तो इस सब में अलग अलग डिपार्ट में एक स्पेसिफिक चीज़ों में ब्रांचेज में ये विशेषता प्राप्त कर सकती है यहाँ से। जबकि ये सामुदायिक स्वास्थ्य जो नर्स होता है, चिकित्सा विज्ञान के सभी शाखाओं का इसको पास जो है जानकारी देना आवश्यक होता है। मतलब यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में नॉर्मली पता करें तो सभी चीज़ों के बारे में नर्स को जानकारी होना चाहिए और वो देती है। जबकि यहाँ पे किसी जो जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में जितने डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे स्पेशलिस्ट तौर पे इसको रखा जाता है। तो यही चीज़ें हैं।
अब उसके बाद दोस्तों है 5वां पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे कि रोगी का रिकॉर्ड समानता मेडिकल रिकॉर्ड विभाग रखता है। दोस्तों जो मेडिकल होता है, जो अस्पताल होता है, वहाँ पे सभी चीज़ के रखने का अलग अलग विभाग भी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे रिकॉर्ड रखने का भी मेडिकल रिकॉर्ड विभाग होता है। जबकि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में होता क्या है कि रोगी के रिकॉर्ड का साधारणतः अनुरक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को करना होता है। दोस्तों यहाँ पे जो रिकॉर्ड रखा जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, यहाँ पे नर्स को ही यह जिम्मेदारी होता है कि वो किस प्रकार से रिकॉर्ड को रखेगी। ये चीज़ हो गया। जबकि 6ठा पॉइंट में है कि बड़े चिकित्सालय अथवा शिक्षण चिकित्सालयों में कार्य करते रहने से चिकित्सा विज्ञान का पूरा नवीनतम ज्ञान रहता है। दोस्तों अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में या कोई ऐसे चिकित्सालय है जहाँ पे पढ़ाई भी होता हो, जैसे डॉक्टर का, नर्स का, तो ये सब में काम करने से होता क्या है कि ये सब चीज़ें जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थान ये अपडेट रहता है समय के साथ। तो वहाँ पर काम करने वाले को क्या होता है, नए नए चीज़ों सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। जबकि समुदाय में जो कार्य करने वाले जो नर्स होती है, तो वहाँ पे जो समुदाय का संरचना होता है, संस्कृति की जानकारी रहती है तथा नर्स के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होता है। मतलब यहाँ पे आमतौर पे जाना जाए तो लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ों को व्यवहारिक तौर पे सब चीज़ों को जाना जाता है। जबकि यहाँ पे इक्विपमेंट हो गया या कोई चीज़ नया चीज़ आया तो सीधा तौर पर यहाँ पर लाभान्वित होता है। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पर लोगों से प्राप्त होने वाले व्यवहार से वृद्धि करेंगे, जबकि यहाँ पर नए नए चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, नवीनतम चीज़ों का। तो हो गया। अब संस्थागत नर्सिंग के 7वां पॉइंट में देखते हैं कि संस्थान की नर्स का रोग के कारण निदान तथा व्यक्तिगत उपचार से अधिक संबंध रहता है। दोस्तों जो संस्थान होता है और संस्थान में जो नर्स काम करने वाली है, तो नर्स जो है रोग के कारण निदान और व्यक्तिगत उपचार से अत्यधिक संबंध रखती है। मतलब सीधा कहा जाए तो पेशेंट से यहाँ ज़्यादा संबंध रहता है नर्स को, क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल होता है वो नर्स को पेशेंट के लिए ही रखा जाता है, इसलिए नर्स हमेशा जो है पेशेंट के लिए खड़े रहती है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स प्रणाली में सभी पक्ष अथवा निवारण, चिकित्सा, स्वास्थ्य वृद्धि तथा पुनर्वास से संबंधित होती है, जिसमें व्यक्ति अथवा उसके वातावरण में सम्मिलित होता है। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो सिर्फ हॉस्पिटल में कोई आदमी गया दिखाने तो हॉस्पिटल का ही मेंटेन रखना पड़ता है, उसके ही चीज़ों को। लेकिन यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में होता क्या है कि यहाँ पे सभी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, वातावरण, व्यवहार, कैसे निवारण किया जाएगा, घर घर जाकर बताना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाता है दोस्तों नर्सों को काम करना, जबकि हॉस्पिटल में आसान होता है क्योंकि एक जगह पे काम करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8वें पॉइंट में संस्थागत नर्सिंग में। तो दोस्तों संस्थागत नर्सिंग में होता क्या है 8वां पॉइंट में कि रोगी को महिला पुरुष अथवा व्यक्ति या एकल इकाई के रूप में अधिक समझा जाता है। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है दिखाने, वह महिला हो, पुरुष हो या बच्चा हो, तो उसके लिए दोस्तों एकदम अच्छे से परफेक्ट टाइम दिया जाता है, लिंग और सभी के ऊपर दोस्तों उसको अध्ययन किया जाता है। जबकि यहाँ पे रोगी के परिवारों या समुदाय का अंग समझा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो रोगी होता है, रोगी के साथ साथ उसके पूरे परिवार के बारे में भी जानकारी लिया जाता है और समझा जाता है, जबकि यहाँ पे उतना नहीं समझा जाता है, सीधा ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट को देखकर। 9वां पॉइंट है इसमें कि जनसंपर्क सीमित होता है। दोस्तों हॉस्पिटल में क्या होता है, जनसंपर्क मतलब लोगों से जो संपर्क होता है सीमित होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बाहर से कंटेक्ट जो है स्टाफ को, नर्स को कम रहता है, इसलिए जनसंपर्क कम होता है। जबकि व्यक्तिगत संबंध अथवा जनसंपर्क क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ में व्यापक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्स जो है घर घर जाकर समुदाय में लोगों से मिलती है, समस्याओं को सुनती है, तो इसलिए ये व्यापक जनसंपर्क होता है। तो ये चीज़ें देख लिए कि संस्थागत नर्स में क्या होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, तो चीज़ें को समझ लिए हम लोग। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों ये भी हमने करा ही दिया था, ये पीछे वाले जो हम लोग देखे थे कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। दोस्तों यह प्रतिरक्षा अधिक समय तक जीवन भर सक्रिय रहता है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये होता है कि यह प्रतिरक्षा बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, मतलब टेम्पोररी होता है। दूसरा है कि यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी संक्रमण या विशेष टीका लगने के बाद उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी है, ये कब उत्पन्न होता है, जब आपके शरीर में कोई टीका दिया जाता है या कोई आपके शरीर में अगर संक्रमण फैल जाता है, तो उस स्थिति में आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है वो क्या करता है, जागृत हो जाता है और ये काम करने लगता है। जबकि ये दूसरा पॉइंट है निष्क्रिय का कि यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी अन्य शरीर में उत्पन्न प्रतिपिंडों में को प्रवेश कराने पर उत्पन्न होता है। अब ये चीज़ें होता है दोस्तों, निष्क्रिय वाला होता है कि जब आपके शरीर में कोई अन्य चीज़ों का दोस्तों समावेश किया जाता है तो ये उत्पन्न होने लगता है।
तीसरा चीज़ है कि रोगाणु को आक्रामक होने पर धीरे धीरे विकसित होकर रोगाणु को नष्ट करता है। दोस्तों ये जो होता है सक्रिय प्रतिरक्षा, ये धीरे धीरे क्या होता है, एक्टिव होता है और धीरे धीरे रोगाणुओं को नष्ट करता है। जबकि तीसरा है निष्क्रिय वाला में, मतलब निष्क्रिय वाला में कि यह रोगाणु को तुरंत नष्ट कर देता है। मतलब ये धीरे धीरे करता है एक्टिव वाला, और ये डीएक्टिव मतलब जो पैसिव वाला है ये रोगाणु को तुरंत नष्ट कर देता है। लेकिन अंतर ये है कि ये टेम्पोररी होता है कुछ देर के लिए, और ये लंबे समय तक के लिए होता है। चौथा है इसमें रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है। दोस्तों ये जो एक्टिव होता है इसमें रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है, जबकि इसमें रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम प्रेरित नहीं करता है। तो ये चीज़ें होता है। पांचवा है यह प्रतिरक्षा अस्थायी होता है। दोस्तों ये जो प्रतिरक्षा होता है एक्टिव वाला, यह परमानेंट होता है, अस्थायी होता है, जबकि यह परमानेंट नहीं टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है। तो दोस्तों ये पहले भी देख लिए थे, आज भी देख लिए हैं, तो उम्मीद है आप लोग को और याद हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मतलब सीधा समझिएगा कि एक वर्ष में जितने भी 1000 बच्चे जीवित जो जन्म लेंगे उनमें वो होगा, और बट्टा में दोस्तों क्या होगा कि उस वर्ष जितने भी दोस्तों मृत्यु संख्या होगा बच्चा का वो बट्टा में होगा और इंटू 100 हो जाएगा, वही हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। सीधा समझिएगा एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, दोस्तों एक वर्ष में जितना 1000 बच्चा, मतलब सीधा समझिए कि एक वर्ष है मतलब एक साल है, उस एक साल में 1000 बच्चा जो जन्म लिया है जो जीवित है, उस 1000 में दोस्तों जितना दोस्तों मतलब जितना बच्चा ऐसा है जिसका मृत्यु हुआ है उसको दर को दोस्तों हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, IMR का फुल फॉर्म क्या होता है, शिशु मृत्यु दर का। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला कि एक वर्ष में दोस्तों 1000 जीवित जन्मों के, एक वर्ष में दोस्तों एक वर्ष से छोटे बच्चों, ध्यान दीजिएगा 1000 जीवित जन्मों पर, मतलब 1000 में जितना जन्म बच्चा लिया है ना उसमें 1000 में एक वर्ष से छोटे जितने भी बच्चे हैं उनके होने वाले कुल मृत्यु का दोस्तों अनुपात होता है। अनुपात मतलब बट्टा होता है। तो यही है एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और उस वर्ष कुल जन्म लेने वाले, मतलब जानते हैं कि कुल बट्टा नीचे में होता है और ऊपर में होता है कि उतना में कितना हुआ है, तो ही है उसी वर्ष कुल जीवित जन्मों की संख्या। दोस्तों मान गए एक साल में अगर 1000 बच्चा अगर जन्म लिया है जो जीवित है तो 1000 टोटल हो गया, हम 1000 पे मान रहे हैं तो 1000 टोटल हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1000 लिया नहीं है, यहाँ पे सीधा दे दिया है कि उसी वर्ष जितना बच्चा जन्म लेगा टोटल बच्चा कुल संख्या जीवित का, और ऊपर में होगा कि एक वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं जिनका मृत्यु हुआ है इस 1000 में हम मान रहे हैं तो उस 1000 वाले में तो वही होता है। सीधा समझिए कि एक बार उसी वर्ष में नीचे क्या होगा, नीचे होगा टोटल बच्चा, तो टोटल बच्चा कौन होगा कि जितना बच्चा जन्म लिया है उस वर्ष में वो नीचे होगा, और उस जो जितना जन्म लिया है उसमें जितना मर जाए, एक वर्ष से कम उम्र के जितना भी बच्चा उस टोटल में मर जाए उसको ऊपर लिखते हैं और इधर 1000 इंटू में कर देते हैं, तो ये हो जाता है IMR। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ आप समझिएगा मातृ मृत्यु दर, मोर्टालिटी दर, दोस्तों प्रसव कारण से महिला की मृत्यु होना मातृ मृत्यु दर कहलाता है। सीधा समझिएगा दोस्तों कि डिलीवरी के कारण जो भी मृत्यु होता है महिलाओं को उसको दोस्तों हम लोग मातृ मृत्यु दर कहते हैं। यहाँ प्रसव की अवधि से तात्पर्य है गर्भ से लेकर गर्भ समापन तक 42 दिनों की अवधि में गर्भावस्था के कारण हुई मृत्यु। दोस्तों मतलब जब स्त्री गर्भ धारण करता है तो दोस्तों गर्भ धारण करने से लेकर मतलब गर्भ समाप्ति मतलब बच्चा इशू होने तक अगर जितने भी दोस्तों उसके दौरान जो 42 दिन होता है उस अवधि में दोस्तों क्या होता है गर्भावस्था के कारण जो भी मृत्यु होता है प्रसव संबंधी कारणों से प्रति 1000 महिलाओं में होने वाली मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर कहलाता है। मतलब सीधा समझिए दोस्तों कि आपके 42 दिन के अवधि में जितने भी दोस्तों जो महिला है वो प्रेग्नेंट है और वो 42 दिन अगर बच्चा इशू होने वाला है उससे 42 दिन के अंदर में जितना महिला का मृत्यु हुआ है ना वो ऊपर में होगा, और नीचे में जितना भी महिला प्रेग्नेंट हुई है 1000 मान गए 1000, तो उस 1000 में जितना भी मृत्यु हुआ है वो ऊपर हो जाएगा और नीचा में टोटल प्रेगनेंसी का संख्या हो जाएगा जो महिला प्रेग्नेंट है, और इंटू में 1000 हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, देख लिए अंतर में यही होता है, आप लोग समझ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं विस्तार या घटना दर या प्रसार या फैलाव में अंतर। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए विस्तार या घटना दर मतलब एसिडेंस रेट या प्रसार या फैलाव दर मतलब प्रिविलेंस रेट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फैलाव दर और घटना दर में अंतर बताइए तो क्या होता है, चलिए देखते हैं।
दोस्तों किसी क्षेत्र में किसी बीमारी से ग्रसित कुल नए मरीजों की संख्या कहलाती है, इसे ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों जो घटना दर होता है या जो विस्तार रेट होता है, या किसी क्षेत्र में किसी बीमारी से जो भी जितने भी लोग ग्रसित होंगे और जो नए मरीज बनेंगे, उसी संख्या को दोस्तों क्या कहलाता है, इंसिडेंस रेट कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है, देखिए सूत्र क्या होता है, तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में किसी बीमारी के नए रोगियों की संख्या। दोस्तों अगर मान गया किसी क्षेत्र में कोई नया बीमारी उत्पन्न हुआ और उस बीमारी का अवधि कितना है, वो कितना दिन से मतलब उत्पन्न हुआ है, और उस उत्पन्न होने वाले अवधि में जितना भी नए मरीज उस बीमारी से ग्रसित होंगे, उसका टोटल संख्या ऊपर में होगा, और उसी निश्चित समय अवधि में कुल जनसंख्या उससे बीमारी का खतरा हो ये इतना इंटू 1000। देखिए दोस्तों इंसिडेंस रेट क्या होता है, मतलब देखिए सीधा समझिए कि नीचा क्या होता है, किसी भी चीज़ का टोटल होता है, ऊपर में होता है इफेक्टेड चीज़। तो यहाँ पे इफेक्टेड हो जाता है कि जब कोई नए मरीज उत्पन्न होगा किसी बीमारी से, तो उसका संख्या ऊपर में, और नीचे में होगा कि कोई अगर बीमारी फैल रहा है तो कितने जनसंख्या पर उसका खतरा है, तो टोटल हो जाएगा। और उसी जनसंख्या में जितना इफेक्ट हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, वो ऊपर में हो जाएगा, नीचे में कुल हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा इंसिडेंस रेट, मतलब विस्तार या घटना रेट। ये हो गया। प्रसार या फैलाव दर क्या होता है, प्रिविलेंस रेट। तो दोस्तों किसी क्षेत्र में किसी बीमारी से ग्रसित कुल मरीजों की संख्या नए पुराने, यहाँ पे सिर्फ नए था और यहाँ पे नए पुरान टोटल है, प्रिवेंस रेट कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या अंतर है कि यहाँ पे ऊपर में होगा सिर्फ नए मरीज जो बीमारी से ग्रसित हुआ हो, और नीचे में टोटल जो डर हो कि इतना बीमारी इतना लोगों पर ये संकट छा सकता है, तो ये नीचे हो जाएगा। जबकि यहाँ पे सेम है कि उसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में, मतलब जितने दिन से बीमारी का प्रकोप है उतना दिन के अवधि में जितना भी उस क्षेत्र में जनसंख्या है वो टोटल यहाँ हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा कि नए एवं पुराने बीमारियों के जो भी रोगी है, इन्फेक्टेड है, उसका संख्या ऊपर में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंस वाला में था कि सिर्फ नए मरीज, जबकि यहाँ पे नए और पुराने दोनों मरीज, और बाटा में उसी क्षेत्र में कुल मरीज, और इंटू में 1000। तो ये चीज़ें हो गया इंसिडेंस रेट और प्रिविलेंस रेट। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ देगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछेगा कि गहरा कुआं एवं उथला कुआं में क्या अंतर है बताइए, मतलब डीप वेल और शैलो वेल में क्या अंतर होता है बताइए। दोस्तों गहरे कुएं में जल प्रथम अवैध सतह के नीचे आता है। दोस्तों जो गहरा कुआं होता है उसमें जो जल होता है वो प्रथम अवैध, मतलब जो हम कुआं खनेंगे उसमें सतह में जो प्रथम जल आ जाएगा वही दोस्तों प्रथम अवैध, मतलब उसको जो कोरा जाता है ना मिट्टी को, वही अवैध होता है, मतलब भेदना। तो जिस सतह को हम भेदेंगे और उस प्रथम सतह से जो जल आ जाएगा तो वही होता है दोस्तों गहरे कुएं में जो जल अवैध सतह के नीचे से आता है। गहरे कुएं से प्राप्त जल शुद्ध एवं जीव रहित होता है, मतलब उसमें कोई कीटाणु नहीं होता है। यह जल का निरंतर स्रोत होता है, मतलब कुआं जो है जल का निरंतर स्रोत है, परंतु एक अन्य कारक है, जैसे खुला हुआ कुआं आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों गहरा कुआं में होता क्या है कि इसमें का जो जल होता है वो शुद्ध होता है, जीवाणु रहित होता है। इसमें प्रथम अवैध से जो जल प्राप्त होता है वही दोस्तों आता है यहाँ पे जल। और लेकिन इसका एक कारण ये हो सकता है दोस्तों कि इसमें जो है जल अगर कुआं खुला रहेगा तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि उसमें धूल कण जाएगा, हानिकारक जीव जंतु ये जा सकता है, तो ये पानी पीने लायक फिर नहीं होगा। तो इसका एक कारक ये होता है जो कि दिक्कत वाला है। बाद बाकी इसका जो गहरा कुआं का जो स्रोत होता है ये निरंतर पानी का स्रोत देता है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे उथला कुआं शैलो वेल के बारे में देखते हैं। उथले कुएं एक जल मिट्टी के नीचे का जल होता है। दोस्तों उथले कुएं का जो जल होता है मिट्टी के नीचे का जल होता है, जबकि इसमें अवैध सतह के नीचे, मतलब जो कोरे हुए हैं उसके नीचे का जल होता है, जो जल फ्रेश होता है। ये जल में दोस्तों क्या होता है, गंदापन रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो जो उथला कुआं होता है ये जल मिट्टी के नीचे का होता है, अर्थात अवैध परत के ऊपर वाला जल होता है, मतलब जो मिट्टी खुदा गया है ना दोस्तों उसके ऊपर ये पानी रहता है और वही पानी आएगा तो ये अवैध सतह के ऊपर हो जाएगा, जबकि ये अवैध सतह के नीचे का होता है। ध्यान दीजिएगा। हो गया। उथले हुए कुएं का पानी पीने व रसोई के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। दोस्तों जो उथले हुए कुआं रहता है इसका पानी ऊपर होने से क्या होता है, ये मिट्टी के ऊपर होने से होता क्या है कि उसमें संक्रमण रहता है, इसलिए ये पीने और रसोई के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें आसपास के नालों सेप्टिक टैंक का गंदा पानी मिल सकता है। दोस्तों ये जो ऊपर मिट्टी के ऊपर जो पानी रहता है, देखते हो सीधा समझिए कि जो उथला कुआं होता है ना, देखिएगा कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है ज़मीन में तो उसमें पानी जमा हो जाता है, तो वही उथला कुआं होगा। और एक गहरा कुआं वो कुआं होता है जिसमें
एक दोस्तों बनाया जाता है, इसको बहुत नीचे तक खोदा जाता है और इसमें एक फ्रेश वाटर आता है नीचे से। तो ये होता है एक दोस्तों स्पेसिफिक कुआँ माना जाता है इसको, जबकि ये होता है एक कहीं पे दोस्तों गड्ढा वड्ढा होने से पानी उसमें जमा होने से हो सकता है। तो इसीलिए इसमें का पानी सही नहीं होता है ये। और इसमें का जो गड्ढा होता है इसमें का पानी में दोस्तों हो सकता है आसपास के जो आपके सेफ्टी टैंक है, गंदा पानी है, वो सब आके इसमें मिल सकता है गड्ढा में। अतः इसके पानी के उपयोग के पहले इसकी गुणवत्ता की जाँच आवश्यक है। दोस्तों कहीं पानी जमा हो गया है गड्ढा में, तो अगर इसके पीने लायक है तो इसके पहले इसको क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए गुणवत्ता को। उथला कुआं गर्मी में सूख जाता है, इसका जल दूषित भी होता है। दोस्तों जो उथला कुआं है निर्मल समझिए कि ये जो है ये गर्मी में दूषित हो जाता है, इसका पानी सूख जाता है, जबकि इसका पानी नहीं सूखता है, निरंतर स्रोत देता है। ये थोड़ा शुद्ध जल होता है, ये जीवाणु रहित होता है, ये शुद्ध नहीं होता है, ये जीवाणु रहित नहीं होता है। इसको जाँच करनी चाहिए। और इसका एक दोस्तों इसका इफेक्ट एक ये प्रॉब्लम है कि ये खुला होने से हो सकता है प्रॉब्लम दे, जबकि ये तो हमेशा खुला ही रहता है। ये हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि क्लोरीन एवं आयोडीन का अंतर। दोस्तों जो क्लोरीन होता है और आयोडीन में क्या अंतर है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। इस साइड है क्लोरीन, इस साइड है आयोडीन। दोस्तों क्लोरीन और आयोडीन छोटे स्तर पर जल शुद्धिकरण हेतु क्लोरीन का गोलियों का उपयोग बहुत प्रभावशाली और सस्ती विधि है। दोस्तों क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जल को शुद्धिकरण में। वही कहता है कि छोटे स्तर पर अगर जल को शुद्ध करना है तो उसके लिए क्लोरीन का गोली बहुत उपयोग होता है। क्लोरीन की गोलियां बाज़ार में उपलब्ध है। 0.5 ग्राम की गोली का उपयोग 20 लीटर जल को रोगाणुमुक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 0.5 ग्राम की गोली का 20 लीटर जल में रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इस बार राजस्थान में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि बताइए कि 20 लीटर पानी को कितने ग्राम जो क्लोरीन की गोली साफ कर सकता है। तो वहाँ पे ऑप्शन था 0.5 mg। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए राजस्थान में अच्छा क्वेश्चन पूछता है। पानी की मात्रा के अनुसार क्लोरीन की गोली मात्रा मिलानी चाहिए। दोस्तों नॉर्मल तो इतना है 0.5 mg में 20 लीटर साफ करेगा, लेकिन अब अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत पानी हो तो पानी की मात्रा के अनुसार गोली रखना चाहिए। ये हो गया। आयोडीन का देख लेते हैं। आयोडीन एक रासायनिक रोगाणुनाशक है। दोस्तों जो आयोडीन है वह एक क्या है, रोगाणुनाशक है। घरों में सामान्यतः जल शुद्धिकरण के लिए आयोडीन का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों ये आयोडीन क्या है, एक रोगाणुनाशक है, लेकिन घर में इसका जो है सामान्यतः जल शुद्धिकरण के लिए उपयोग में नहीं किया जाता है। 1 लीटर जल को शुद्ध करने के लिए 2 बूंद इथेनॉल के साथ मिश्रण जल में डाला जाता है। यह जल शुद्धिकरण की एक गहरी महंगी विधि है। दोस्तों क्लोरीन एक सस्ती विधि है जल शुद्धकरण के लिए, लेकिन आयोडीन से भी जल शुद्ध होता है, लेकिन इसको घर में उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी महंगा होता है। इथेनॉल जो है काफ़ी महंगा मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे 1 लीटर जल को शुद्ध करने के लिए 2 बूंद जो है इथेनॉल के साथ मिश्रण जल में डाला जाता है। मतलब 2 बूंद इथेनॉल होता है और आयोडीन को मिलाकर जल के 1 लीटर में डाला जाता है, और यह जल को शुद्धिकरण की एक महंगी विधि है। तो दोनों के बारे में समझ गया कि किसमें कितना मात्रा होनी चाहिए। अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है तो उम्मीद है कि आप दे पाएंगे। अब यहाँ पे साथियों हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श में क्या अंतर है, मतलब हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों हेल्थ एजुकेशन है और परामर्श मतलब काउंसलिंग है। इसमें केवल स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होती है। दोस्तों जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है इसमें केवल स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होता है, जबकि जो काउंसलिंग होता है, परामर्श होता है, परामर्श के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी विषयों पर चर्चा होता है। दोस्तों जो काउंसलिंग किया जाता है, काउंसलिंग हर एक फील्ड में होता है, जिस पर बेसिक चीज़ों के बारे में डिटेल से काउंसलिंग किया जाता है, पता किया जाता है, जाना जाता है चीज़ों को। तो ये हर एक डिपार्टमेंट में होता है, इसलिए कहता है कि यह सभी विषयों पर चर्चा किया जाता है। इसमें समूह होता है। जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है दोस्तों समूह में दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। इसमें समूह नहीं होता है। दोस्तों जो काउंसलिंग किया जाता है, देखते होइएगा कि काउंसलिंग दोस्तों जब होता है तो स्टूडेंट का काउंसलिंग होता है तो सिंगल करके होता है, पर्सनल सबका होता है, इसलिए यहाँ पे समूह नहीं होता है। कितना में समूह होता भी है लेकिन इसका निश्चित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें समूह नहीं होता है, इसमें समूह होता है। इसमें समय सीमा नहीं होता है। दोस्तों जो हेल्थ शिक्षा है इसमें कोई समय सीमा नहीं होगा कि कितने दिन तक दिया जाएगा हेल्थ शिक्षा, जबकि एक काउंसलिंग एक निश्चित समय सीमा तक होती है। जैसे आप 1 घंटे दोस्तों काउंसलिंग है तो 1 घंटे ही होगा, 10 मिनट का काउंसलिंग होगा तो 10 मिनट ही होगा, जबकि इसका समय निश्चित होता है, इसका समय निश्चित नहीं होता है। चौथा है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए किसी विशेष सेटिंग आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसके लिए कोई विशेष सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। सेटिंग का मतलब होता है कि विशेष चीज़ों का आवश्यकता नहीं होता है। और जबकि परामर्शग्राही जो परामर्श दोस्तों
प्राप्त करता है उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है, एकांत माहौल रहता है, क्योंकि काउंसलिंग में बताया जाता है और उसके चीज़ों को दोस्तों सुनकर अपने अंदर उसे लिया जाता है कि किस चीज़ के लिए कौन सा बेटर है। तो यही लिए इसे एकांत माहौल तैयार किया जाता है, इसके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ये कहीं भी दिया जाता है। पाँचवा है स्वास्थ्य शिक्षा के पूर्व ही विषय का चयन हो जाता है। दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा होता है तो जानते हैं कि किसी टॉपिक पर चर्चा करना है तो उसके लिए पहले ही निर्धारित हो जाता है टॉपिक, जबकि परामर्शग्राही की आवश्यकताओं के अनुसार विषय बदलता रहता है। अब देखिए दोस्तों परामर्श काउंसलिंग में होता क्या है कि डॉक्टर भी मरीज का काउंसलिंग करते हैं, तो अगर वो मरीज किस टाइप का है उसके लिए वैसा काउंसलिंग किया जाएगा। कोई स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहाँ भी काउंसलिंग होता है, जॉब में जाते हैं तो वहाँ भी काउंसलिंग होता है। तो आपका क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है, वो परामर्शग्राही परामर्श प्राप्त करने वाला के अनुसार बदलता रहता है। तो ये चीज़ हो गया। अब स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श में अंतर देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि डिसइंफेक्शन और कीटाणुनाशन, स्टरलाइजेशन और विसंक्रमण में क्या अंतर है। दोस्तों एक क्वेश्चन कल भी हम लोग देखे थे FON में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए विसंक्रमण है, डिसइंफेक्शन है और स्टरलाइजेशन है। दोस्तों आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे इससे पीछे वाला, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था दोनों के बीच में। विसंक्रमण का अर्थ होता है कि सतह एवं वस्तुओं से जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसको हटा देगा या साफ कर देगा, जबकि कीटाणुनाशन का मतलब होगा कि यह हटाता ही नहीं है, यह सतह एवं वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को जो हानिकारक है या नहीं है उसको यह मार देता है। यहाँ पर सिर्फ हानिकारक वाला को मारता है डिसइंफेक्शन में, जबकि स्टरलाइजेशन में, कीटाणुनाशन में यह हानिकारक सूक्ष्मजीव हो या नहीं हो फिर भी यह मार देता है। उसके बाद दूसरा है विसंक्रमण अधिकतर सतह एवं वायु की विसंदूषित करता है। मतलब दोस्तों ये जो विसंक्रमण डिसइंफेक्शन होता है यह अधिकतर जो है दोस्तों यह सतह और वायु को साफ करता है, जबकि यह कीटाणुनाशन जो है खाना वाना, दवाई, सेल चिकित्सा वाले जितने भी सामान औजार हैं सभी को विसंदूषित मतलब साफ करता है। ये चीज़ हो गया। विसंक्रमण में प्रयोग होने वाले तरीके या रसायन कौन कौन से हैं, तो डिसइंफेक्शन में होता है फिनॉल, ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तापन और दोस्तों पास्चुराइजेशन। ये होता है जो दोस्तों विसंक्रमण में उपयोग होता है। और इधर कीटाणुनाशन में जो उपयोग होता है वो होता है हीट मतलब ताप, एक होता है दोस्तों रसायन पदार्थ मतलब केमिकल, एक होता है अत्यधिक दाब मतलब हाई प्रेशर, और एक होता है ऑटोक्लेव, और एक होता है विकिरण का उपयोग। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इसमें हानिकारक खतरनाक चीज़ें उपयोग किया जाता है। तो आप लोग यहाँ से समझ लीजिए, कल भी बताए थे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, एक देखते हैं यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जलना मतलब इंसिनरेशन और क्लोरीनेशन में क्या अंतर है। दोस्तों जलना क्या है, एक दोस्तों कचरे का निपटान करने का एक विधि भी है जलाना, मतलब इंसिनरेशन, क्लोरीनेशन, दोनों में क्या अंतर है चलिए देखते हैं। दोस्तों जलाना मतलब इंसिनरेशन क्या होता है, तो दोस्तों यह कचरे निपटान अथवा निस्तारण की एक विधि है। मैंने क्या बताया, कचरे निपटाने का एक विधि है जिसमें ऐसे स्थान पर जहां कचरे को एकत्रित करने की सुविधा हो पर कचरे को जलाया जाता है। दोस्तों ऐसे स्थान पर दोस्तों इसको किया जाता है इंसिनरेशन को, मतलब जलाना को, जहां पे कचरे का ढेर हो, वहां पे सुविधा हो कचरे को जमा एकत्र करने का और वहाँ पर कचरे को जलाया जाता हो। कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कचरे को जलाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि कचरे को जलाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो इंसिनरेटर्स का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंसिनरेशन से ही इंसिनरेटर्स बना है। क्लोरीनेशन है दोस्तों, क्लोरीनेशन जो होता है यहाँ पे देखिए, क्लोरीनेशन जल शोधन का अंतिम चरण है। दोस्तों जो क्लोरीनेशन होता है यह जल शोधन मतलब जल शोध करने का अंतिम चरण होता है। यह जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा जल को पीने योग्य बना देता है। दोस्तों क्लोरीनेशन क्या है, यह जल शोधन का अंतिम चरण होता है। यहाँ पे जल में उपस्थित जो भी जीवाणु है उसको नष्ट कर देता है और जल को पीने योग्य बनाता है। तो देखें इंसिनरेशन क्या है, यह कचरे को निपटाने का एक विधि है जो कि जलाया जाता है कचरे को एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कचरे उपयुक्त हो एकत्रित होने के लिए, वैसे को। क्लोरीनेशन जल को शुद्ध करने का है और ये जल को शुद्ध करता है, पीने योग्य बनाता है। अब देखिए दोस्तों एक और बहुत ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिक परीक्षण मतलब डिक परीक्षण क्या होता है, इसको अंतर लिखना है कि डिक परीक्षण मतलब सिक टेस्ट और डिक टेस्ट होता क्या है। इसको अच्छे से समझिएगा वरना निकल जाएगा ऊपर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो सिक टेस्ट होता है देखिए, यह एक इंट्राडर्मल परीक्षण होता है। इंट्राडर्मल के मतलब क्या होता है दोस्तों जानते हैं, यह एक इंट्राडर्मल परीक्षण होता है
जिसमें सिक परीक्षण टॉक्सिन की 0.1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान में दीजिएगा, सिक टेस्ट में होता क्या है कि यह एक इंट्राडर्मल परीक्षण है, मतलब चर्म, और यह जो है सिक परीक्षण जो है दोस्तों, सिक परीक्षण में टॉक्सिन जो दोस्तों टॉक्सिन जो हार्मोन होता है ना दोस्तों, इसी सिक टेस्ट में जो टॉक्सिन होता है उसका 0.1 मात्रा का उपयोग किया जाता है सिक टेस्ट में। यह टॉक्सिन व्यक्ति की निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है, और ये जो दोस्तों सिक का जो टॉक्सिन का 0.1 मात्रा है ना दोस्तों, यह टॉक्सिन जो है यह व्यक्ति की निचली भुजा में क्या किया जाता है, इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन दिया जाता है। इस टॉक्सिन की ताप द्वारा निष्क्रिय की गई 0.1 मिली मात्रा विपरीत भुजा में इंजेक्ट की जाती है। दोस्तों ये जो इसी टॉक्सिन की जो होता है दोस्तों, यह टॉक्सिन की व्यक्ति की निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है, और इसी टॉक्सिन को दोस्तों जो ताप द्वारा निष्क्रिय किया गया है 0.1 मिली मात्रा को, इसको जो है जिस भुजा में दोस्तों इंजेक्ट किए हैं ना, उसके विपरीत भुजा में इसको जो किया जाता है दोस्तों, इसको भी इंजेक्ट किया जाता है। मतलब दोनों भुजा में इसको, एक होता है कि एक निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है टॉक्सिन को, और एक टॉक्सिन है जिसको ताप द्वारा निष्क्रिय किया गया है 0.1 ml को, इसको विपरीत भुजा में इंजेक्ट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। परीक्षण के परिणाम का अध्ययन चौथे दिन किया जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए जो सिक टेस्ट है इसके कितने दिन बाद जो है इसका निर्धारण किया जाता है परिणाम का, तो चौथे दिन पर इसका किया जाता है। यह परीक्षण व्यक्ति में डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता की मौजूदगी को जाँच के लिए किया जाता है। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो डिप्थीरिया के जो रोग है उसके लिए किया जाता है, उसके रोग प्रतिरोधक को जानने के लिए। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिक टेस्ट। सिक टेस्ट देख लिए। अब दोस्तों सिक टेस्ट में नॉर्मली क्या था कि यह इंट्राडर्मल परीक्षण है, यह शरीर में जो है दोस्तों 0.1 टॉक्सिन के मात्रा को शरीर के एक निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है, और फिर दोस्तों एक ऐसा टॉक्सिन जो 0.1 मिली को ताप के वृद्धि में उसको दोस्तों है दूसरे विपरीत वाले भुजा में इंजेक्ट किया जाता है। इसको चौथे दिन परिणाम मिलता है। ये चीज़ हो गया। डिक टेस्ट में होता है कि डिक टेस्ट का परीक्षण त्वचा में टॉक्सिन की 0.1 मात्रा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो डिक परीक्षण है, डिक परीक्षण में त्वचा में जो है टॉक्सिन की 0.1 मात्रा का उपयोग किया जाता है। समझ गए। डिक परीक्षण का उपयोग स्कारलेट बुखार का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ध्यान में दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि डिक टेस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो स्कारलेट बुखार का उपयोग पता लगाने में किया जाता है। इसका निरीक्षण 24 घंटे बाद इंजेक्शन दिए गए स्थान पर हुए लालापन से किया जाता है। दोस्तों जहाँ पे टॉक्सिन का मात्रा इंजेक्ट किया गया है ना दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों 24 घंटे में ये पता किया जाता है कि जहाँ पे इंजेक्ट किए हैं, इंजेक्शन दिए हैं, वहाँ पे कितना लाल हुआ है, और उसी लालापन होने से दोस्तों उसी लालापन हुए जगह को देखकर पता लगाया जाता है कि कितना इसमें डिक टेस्ट का परिणाम है, मतलब स्कारलेट बुखार कितना है या नहीं है। तो ये चीज़ें हो गया, हम लोग देख चुके हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों डिफरेंस, और डिफरेंस का ये सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से बन सकता है, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं, ये था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस अंतर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।